सो स्टार्टिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक तुम लोग का थोड़ा सा फेमिलियर होगा क्योंकि तुम लोगों ने कभी इसको पढ़ा था क्लास 10th में, थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा था, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन कुछ तो जानते हो पहले से। ये ऐसे एक टॉपिक है जिसका तुमको आइडिया पहले से है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, समझो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस एन एरिया। किसी एरिया से, किसी ए से एरिया से कितना चार्ज पर सेकंड क्रॉस कर रहा है, कितना चार्ज पर सेकंड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट होता है dq बाई dt, एवरेज करंट जो है होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट होता है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और एवरेज वैल्यू होता है q2 माइनस q1 बाई t2 माइनस t1। इसका यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब पर सेकेंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, सिंबल ए जो होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये वन ऑफ द बेस यूनिट्स है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है। याद रखना, चार्ज जो होता है, चार्ज वो डेराइव्ड यूनिट होता है, एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है। तो ये होता है dq बाई dt, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन से कितना पास करता है। इसीलिए अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो ये याद रखना, अगर qt, अगर q वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो dq बाई dt देगा करंट, और नहीं तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू चार्ज टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू चार्ज टाइम ग्राफ। सिमिलरली अगर तुम टोटल चार्ज फ्लो निकालना चाहते हो तो dq हो जाएगा i dt, dq हो जाएगा i dt, अगर करंट फंक्शन ऑफ टाइम है। इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये दे देगा डेल्टा q टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ i dt बिटवीन 0 to t, या जो भी है। दैट इज मीनिंग इज दैट एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, area under current time graph gives you the charge flow, area under current time graph gives you the charge flow, ठीक है। area under current charge graph gives you, current time graph gives you the charge flow, ठीक है। अब देखो, अब समझो इस बात को, अगर ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कोई रिंग है या कोई इमेजिनरी एक सरफेस है। यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बीम भी फ्लो कर रहा है और एक प्रोटॉन बीम भी फ्लो कर रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटॉन बीम है। यानी इस पे चार्ज कितना है, इन पार्टिकल्स पे चार्ज कितना है, -e, और इन पार्टिकल्स पे चार्ज कितना है, +e। मान लेते हैं कि n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास कर रहा है और n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेकंड पास कर रहा है, ठीक है। सपोज थ्रू दिस एरिया लेट n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing per second. Let us suppose n1 is the number of electrons passing per second and n2 is equal to number of protons passing this area per second. Then you can get the current flowing. Current is flowing in the direction of positive.
current flowing would be equal to n times of E, n1 times of E plus minus n1 times of E, n2 times of E, n2 times of minus E. यानी कितना हो जाएगा बताओ? n1 minus n2 times of E. This is the net current that is passing. This is the net current that is passing. समझो, अगर यहां से 10 प्रोटॉन क्रॉस किया और यहां से 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, एक सेकेंड में यहां से 10 प्रोटॉन क्रॉस कर रहा है लेफ्ट टू राइट और 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो नेट चार्ज जो फ्लो करेगा पर सेकेंड वो होगा 10 माइनस 6, क्योंकि इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो नेट हो जाएगा दिस। याद रखना कभी भी तुम पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, समझो, अगर कभी निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है माइनस ई, अगर निगेटिव आएगा ना वहां पे, क्या चीज? अच्छा हाँ, अच्छा मैंने इसको लिया था n2, इसको लिया था n1, ठीक है हाँ, n2 माइनस n1 होगा, ठीक है। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तुम इसको पॉजिटिव बना के राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग राइट इज इक्विवेलेंट टू ए पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग लेफ्ट। ये तुम सब जगह कर सकते हो, सिर्फ एक जगह नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हॉल इफेक्ट। जब पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म तो बताएंगे ये काम वहां गलत हो जाता है, बाकी सब जगह सही होता है। निगेटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट, चार्ज को रिवर्स कर दो, डायरेक्शन भी रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा होता, देखो यहां पर हमने क्या किया था, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये प्रोटॉन जा रहा था राइट, इसको बना दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या बना दिया? प्रोटॉन। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। तो यानी प्रोटॉन जा रहा था राइट, कितना? प्रोटॉन जा रहा था राइट n2 प्रोटॉन राइट जा रहा था, n1 प्रोटॉन लेफ्ट जा रहा था। n1 प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन बना दो और डायरेक्शन ले लो लेफ्ट, तो कितना बन जाएगा? प्रोटॉन ये दोनों, एक राइट एक लेफ्ट, तो नेट कितना जा रहा है? n2 माइनस n1 प्रोटॉन जा रहा है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा रहता कि n1 इलेक्ट्रॉन, n1 प्रोटॉन इधर जा रहा था और n2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, n1 प्रोटॉन राइट जा रहा था, n2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा था, तो यानी कह सकते हैं n1 प्लस n2। इसका मतलब क्या हो जाता? बताओ, इसका मतलब क्या हो जाता? n1 प्लस n2 प्रोटॉन इधर जा रहा है, इसको क्या बना देंगे? इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बना देंगे, और प्रोटॉन बनाएंगे तो इसका डायरेक्शन भी रिवर्स कर देंगे। n2 इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट जाना इक्विवेलेंट है n2 प्रोटॉन का राइट जाना, तो ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, तो सीधे हो जाता है n1 प्लस n2 इंटू ई, ये हो जाता करंट। कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो, अगर कभी ऐसा हो कि एक लीनियर चेन है, क्या है? लीनियर चेन है, या एक लीनियर जो है धागा है, एक थ्रेड है, उस थ्रेड के ऊपर चार्ज बिछा हुआ है और वो मूव कर रहा है, समझो। अगर ये एक क्रॉस सेक्शन है और यहां पर एक धागा है, यहां एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है जिसपे लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट लेंथ में चार्ज कितनी है? लैम्डा है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये एक धागा है और हम इस धागे को खींच रहे हैं, मूव करा रहे हैं, किस स्पीड से? v स्पीड से। हम इस धागे को किस स्पीड से खींच रहे हैं? v स्पीड से। अभी इसकी स्पीड कितनी है? v है। तो इस पॉइंट पे, इस एरिया के थ्रू चार्ज कितना कहलाएगा? तो लिखेंगे dq बाई dt
ना dq का मतलब क्या है, स्मॉल टाइम dt में ये कितना मूव करेगा, ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, dx। तो क्या लिख देंगे इसको, लैम्डा इंटू dx। dq क्या है बताओ, अगर ये लैम्डा d लैम्डा लेंथ इसका इसको पार कर गया, d लैम्डा लेंथ इसका पार कर गया, तो d लैम्डा इंटू dx बाई dt। dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी, सो लैम्डा इंटू वेलोसिटी इज द करंट, lambda into velocity is the current crossing this area। अगर ये लीनियर है तो, अगर ये लीनियर ना होता, ये ऐसा होता, क्या होता, क्लाउड होता, समझो ये एक चार्ज का क्लाउड है। ये क्या है, चार्ज क्लाउड है, और ये मूव कर रहा है किसी स्पीड v से। इसकी डेंसिटी दी हुई है, रो दी हुई है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये फ्लो कर रहा है, ये बादल चल रहा है, और यहां पर एक रिंग है, और यहां पर हम एक इमेजिनरी सा रिंग या कोई सरफेस ले लिए हैं, ये एक एरिया है ए। हमको जानना है इस एरिया के थ्रू करंट कितना है, हमको जानना है इस एरिया के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू dq बाई dt। स्मॉल टाइम dt में समझो, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन, स्मॉल टाइम dt में ये सिलिंड्रिकल पोर्शन जो दिख रहा है, जिसकी एरिया a है और लेंथ कितनी है, dx है। स्मॉल टाइम dt में एक ऐसा सिलेंडर जिसका एरिया कितना है, a है, जिसका एरिया कितना है, a है, और लेंथ कितना मूव कर गया, dx। तो इसका मतलब कितना चार्ज मूव कर गया, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx। ये क्या बोलेगा, वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx, ये क्या है, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम इसको पार करेगा, बाकी तो उसके बाहर से निकल जाएगा, जो इसके अंदर से पार करेगा, एरिया इंटू dx, ये हो गया वॉल्यूम। बट चार्ज पर वॉल्यूम क्या था, रो इंटू रो, एरिया इंटू dx, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। This is the total amount of charge that crosses through this divided by dt। इसका मतलब what is dx by dt, velocity। what is dx by dt, velocity। so current is equal to a rho v, area of cross section, density into velocity, area of cross section into density, charge per unit, volume into density into velocity। this is the current passing through this area, इसके थ्रू इतना करंट पास हो रहा है, this said to the current passing through this। ठीक है, अगर ऐसा हो कि एक रिंग है, एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या कोई भी चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये चार्ज है प्लस क्यू जो एक सर्किल पे घूम रहा है, एक चार्ज है प्लस क्यू जो एक सर्किल पे रिवॉल्यूशन कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में। इसकी रेडियस है आर, और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जो कि होता है लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस। तुम ये जानते हो, एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द करंट इन दिस लूप, फाइंड द करंट इन दिस लूप। अगर ये चार्ज ऐसे ऐसे घूम रहा है तो व्हाट इज द करंट इन दिस लूप, सो करंट वुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो करता है क्यू, कितने टाइम में,
इन टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, एक रिवॉल्यूशन टाइम कंप्लीट, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा में लिख सकते हो v बाय आर, हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी। ये कितना हो जाता है 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस बाई वी, 2 पाई आर बाई वी यहां लिख सकते हो। ये होता है करंट। बट ये करंट क्या ये करंट कौन सा करंट है, ये एवरेज करंट है। क्यों है, क्योंकि एक समय ये यहां पर है, एक समय ये यहां पर है और दूसरे समय ये यहां पर है, एक समय ये यहां पर है, एक समय ये यहां पर है, मतलब एक समय ये एक ही जगह पे है, एक समय पे ये एक ही जगह पे, ये सब जगह नहीं है। इसका मतलब इस एरिया से यहां पे इस पॉइंट से ये चार्ज पास कर जाएगा, इस पॉइंट से ये चार्ज पास कर जाएगा, फिर घूम के आएगा, फिर पास करेगा। लेकिन एक बार पास करेगा फिर वेटिंग टाइम होगा, उतने दूर तक कुछ नहीं होगा। एक बार पास करेगा फिर बहुत देर तक करंट जीरो रहेगा, फिर पास करेगा फिर जीरो रहेगा बहुत देर तक, यानी एवरेज वैल्यू ये होगा। ठीक है, कोई डाउट? सर बताओ, बताइए। अब देखो करंट कैसे फ्लो करता है कनेक्टिंग वायर्स में। जब हम वायर की बात करते हैं तो करंट कैसे फ्लो करता है। जो मटेरियल होता है कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें करंट हम फ्लो कराते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है। दोनों एक फर्क होता है। प्लस चार्ज अपने लैटिस में फिक्स होता है। प्लस चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, न्यूक्लियस प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पूरी एटम जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारी एटम जो है फ्रीज होती है। फ्रीज मतलब वो चल नहीं सकती है, इट कैनॉट मूव, वो अपने लैटिस पॉइंट पे फिक्स्ड होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हर एटम का दिया एक इलेक्ट्रॉन जो तो फ्री होता है, वो यहाँ वहाँ घूम सकता है। सो एज ए होल वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव चार्ज जितना होता है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस क्या है, फ्रोजन है, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर फिक्स्ड। बट नेगेटिव चार्जेस आर फ्री, दे कैन मूव, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, तो होता क्या है समझो। मान लो ये एक लूप है, मान लो ये कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, और यहां पर एक बल्ब है। ये कंडक्टिंग लूप है, हम इस लूप के मटेरियल को दिखा रहे हैं ऐसे करके। ये वायर है, ये क्या है, वायर है, ठीक है। तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि इसके अंदर दो चेन रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, चेन रखे हुए हैं। इसके अंदर दो चेन रखे हुए हैं, एक चेन ये है, एक चेन ये है। ये ब्लैक चेन दिख रहा है ना, ये जो चेन दिख रहा है, ब्लैक जो है कलर्स दिखा है, ये पॉजिटिव चार्जेस का चेन है। और इसके साथ एक दूसरा चेन ओवरलैप कर रहा है इस तरह से, इसके साथ एक दूसरा चेन ओवरलैप कर रहा है। ये नेगेटिव चार्जेस का है, ये नेगेटिव चार्जेस का चेन है, ये नेगेटिव चार्जेस का चेन है। और ये ब्लैक वाला जो था ये पॉजिटिव चार्जेस का चेन है। फर्क ये है, पॉजिटिव चार्जेस का चेन फिक्स्ड है,
बट निगेटिव चार्जेस का चेन जो वो घूम सकता है। वो क्या कर सकता है? घूम सकता है। जो निगेटिव चार्जेस का चेन है वो घूम सकता है। तुम जैसे इसको स्विच ऑन करोगे, तुम जैसे इस सर्किट को कंप्लीट करोगे, अब ये बताओ, पहली बात ये बताओ कि अगर हम इसकी बात करें, इसमें कोई वॉल्यूम ले ले, व्हाट इज नेट चार्ज इन दिस वॉल्यूम? जीरो, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए न्यूट्रल है। जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, जो करंट में हमारे कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या है? जीरो है। तुमने जैसे इसको स्विच ऑन किया, ये क्या करता है? बैटरी, ये जो फ्री चार्जेस हैं, कंडक्टर केस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ये मूव करता है, तो ये चेन घूमने लगता है। तो समझो ये चेन फिक्स है और इसके ऊपर ये चेन घूम रहा है, ये चेन फिक्स है, पॉजिटिव चेन, और निगेटिव चेन उसके ऊपर घूम रहा है। निगेटिव चेन के घूमने की स्पीड बहुत कम होती है, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। जैसे तुम इसको स्विच ऑन करोगे, ये जो निगेटिव चार्ज का चेन है ना, ये चलने लगता है। कैसे चलने लगता है निगेटिव चार्ज का चेन? निगेटिव चार्ज का चेन जो है चलने लगता है विद स्पीड ऑफ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ऑर्डर बता रहे हैं। लेकिन बल्ब तो तुरंत जल जाता है, जैसे स्विच ऑन करोगे बल्ब जल जाएगा। सोचो ये दूरी भले ही कितनी दूरी हो, 2 मीटर हो, तो होना क्या चाहिए था? इस चेंज को यहां तक पहुंचने में टाइम लगना चाहिए था 2 मीटर बाय 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना? 20,000 सेकेंड के बाद इसको बल्ब को जलना चाहिए था, बट बल्ब तुरंत जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? समझो, भले इसकी स्पीड vd, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भले इस चेन की स्पीड कम है, बट जैसे ही तुम इस एंड को खींचोगे, यहां पे ये पूरा चूंकि टाइट है, ये एंड भी उसी समय जो है खींचा जाएगा। एक रस्सी है, एक तनी हुई रस्सी है, एक स्ट्रेट टाइट थ्रेड है। हम उस थ्रेड के एक एंड को अगर खींचेंगे धीरे से, तो दूसरा एंड भी खींचा जाएगा, क्योंकि जो फील्ड प्रोपगेट करता है, तुमने इसको खींचा, ये खिंचाया, ये जो खिंचाव जो मूव करता है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये इसलिए नहीं खिंचा रहा है, ये इसलिए नहीं जल रहा है, क्योंकि तुमने इसको खींचा है। तुमने खींचा तो इसको है, ये इस तरह का चेन है, और तुमने इस एंड को खींचा। जैसे इस एंड को खींचोगे, ये एंड उसी मोमेंट पे खींचा जाएगा। भले ही इसकी स्पीड vd है, बहुत कम है, लेकिन जो भी स्पीड यहां दोगे वो सबको मिल जाता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने के बावजूद भी बल्ब तुरंत जल जाता है, बिकॉज ये जो चेंज प्रोपेगेट हो रहा है, याद रखना, स्पीड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ चेंज is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तुमने इसको खींचा vd से, तो इसको भी पता चला कि vd से हमको चलना है। कितने देर बाद? इस स्पीड से मैसेज यहां तक पहुंच जाता है। इसको खींचा गया, इसलिए इसको भी चलना है। ये मैसेज इसके पास इस स्पीड से पहुंचता है। मैसेज पहुंचने का स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी स्पीड अभी भी ड्रिफ्ट स्पीड ही है। इसीलिए जैसे तुम इसको खींचोगे, बैटरी इसको खींचेगा, ये चेन का लिंक भी खींचा जाएगा। कितने टाइम बाद? ये पूरा डिस्टेंस निकाल लो, इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, उतने टाइम बाद ये खींचा जाएगा। बट खींचाएगा किस स्पीड से? vd से। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इतना धीरे चलता है तो बल्ब इतना जल्दी क्यों जल जाता है। स्विच ऑन करो और जल जाता है। देखो, ऑफ ऑन तुरंत होता है। ठीक है, हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आएंगे तो बताएंगे और जो है इसके बारे में। यहां तक किसी कोई डाउट है? इसीलिए जब करंट फ्लो भी करता है ना,
इसलिए जब करंट फ्लो भी करता है तो भी हर एक सेक्शन वायर का न्यूट्रल ही होता है। यही कारण है कि ये जो करंट फ्लो करेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ये मत समझना कि चार्ज हो गया है और चार्ज हो गया है तो चार्ज नहीं हुआ है। एक फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज पे एक पॉजिटिव चार्ज का लूप फिसल रहा है, पर किसी भी मोमेंट पे जब कट करोगे तो वो न्यूट्रल ही आएगा, वो न्यूट्रल, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो है पोर्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बाहर क्रिएट नहीं करता है। कोई डाउट? हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया नहीं है, बस खाली ये बताया चेन इस तरह से चलता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ कहाँ है? होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं खाली ये बता रहा हूं, ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पे तुमने स्विच यहां दबाया, बल्ब यहां जला तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां चला गया। नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत स्नेल स्पीड से चलता है। इलेक्ट्रॉन मूव्स विद स्नेल स्पीड, बट ईच इलेक्ट्रॉन यहां तुमने खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन भी उसी समय खींचा जाता है, इसीलिए यहां पे करंट पहुंचता है। यहां करंट, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम होती है, बट एक इलेक्ट्रॉन के मूव होने से बाकी इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो स्पीड बहुत फास्ट होती है। जब एक गुड्स ट्रेन होता है, गुड्स ट्रेन, उसमें 80 बॉगीज होते हैं, सपोज 80, बहुत ज्यादा बॉगीज होते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है ना, लास्ट बॉगी चलना स्टार्ट हो जाता है। द चेंज मूव्स वेरी फास्ट। भले ही वो नेग्लिजिबल स्पीड से चले, बट इंजन चलेगा तो लास्ट बॉगी भी चलेगा एक साथ, अगर क्योंकि लिंक्ड है। इसको खींचोगे तुरंत खींचाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, अब ये बताओ, थोड़ा सा बता देते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? तुमने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में किसी मटेरियल में अगर आप, ये कोई बॉडी है, आप अगर यहां पे पोटेंशियल देंगे V, यहां पोटेंशियल देंगे 0, मीन्स दिस इज एट मोर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, then current flows from high potential to low potential. Current flows from high potential to low potential. Current flows from high potential to low potential. Fluid flows from high pressure to low pressure. Current flows from high potential to low potential. Liquid or gases flows from high pressure to low pressure. Heat flows from high temperature to low temperature. तीनों में वैलिड होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तीनों में वैलिड होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, और तीनों में किरचॉफ लॉ लगता है। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर ये 0 है, ये V है, या ये V1 है, ये V2 है, V2 इज मोर देन V1, तो V को क्या बोलेंगे? V2 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां करंट फ्लो करता है। हम कहते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट फ्लोइंग is directly proportional to potential difference applied. Current flowing through is directly proportional to potential difference applied. आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए, आपको करंट मिलेगा। करंट मिलेगा इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, समझो। करंट मिलेगा इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए इसलिए करंट फ्लो किया। सो ये कारण है, ये इफेक्ट है। दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट, समझो। दिस इज द कॉज, ये होता है इसलिए ये होता है, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट होता है, करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है।
जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे किसी मेटल में, करंट फ्लो करेगा। करंट तो तुम बिना पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो करा सकते हो। इसीलिए I वुड बिकम सम कांस्टेंट इनटू V, इसको बोलते हैं 1/R। बेसिकली यहां पे क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। यहां क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। V इज, तो एक्चुअल लॉ जो है ओम्स का वो है ये। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, वो गलत है। V इज प्रोपोर्शनल टू I कह रहा है, दैट इज रॉन्ग। I प्रोपोर्शनल टू V, पहली बात। इसीलिए जब भी कोई ग्राफ बनाओगे कहीं भी, चाहे वो करंट में हो, मैग्नेटिज्म में हो, EMI में हो, और चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स में हो, और चाहे वो सेमीकंडक्टर में हो, हमेशा IV ग्राफ बनेगा, IV ग्राफ बनेगा, कभी VI ग्राफ नहीं बनेगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा हम, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं हमेशा। और इस पे क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इसलिए आपको IV ग्राफ प्लॉट करना है, VI ग्राफ कहीं नहीं होता है। ठीक, I है करंट, V है पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाइड, R को बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टेंस, और कैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, मटेरियल जिससे करंट आपने फ्लो कराया था। ये कैसे आप करते हैं, आप जनरली एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से, दिस इज इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं ओम, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओम। इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है। दिखने में ऐसा नहीं होता है, दिखने में तो किसी भी चीज हो सकता है, ये हो सकता है मेटल का बना हुआ या किसी चीज का, कार्बन का बना हुआ, दिखने में बिल्कुल एक सामान जैसा होता है। सिंबल ये होता है, ये सिंबल ही बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। स्पाइक्स लगे हुए हैं, चलना मुश्किल है, ये सिंबल बता रहा है ये रेजिस्टेंस है, इसका ये सिंबल होता है। ठीक, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस V इक्वल टू IR, यह I क्या है, स्केलर, V क्या है, स्केलर, I क्या है, स्केलर, V क्या है, स्केलर। इसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म क्यों बोलते हैं इंटरवल फॉर्म, रेजिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होता है। समझो, रेजिस्टेंस के लिए हमेशा दो पॉइंट चाहिए, रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, हमेशा दो पॉइंट चाहिए। इंटरवल फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होता है। यहां पे एक पॉइंट ए चाहिए, दूसरा पॉइंट बी चाहिए। देखो यहां एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने वाला करंट। एक दूसरा फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, वो हम बताएंगे, वो ज्यादा काम का है। तीसरा, इंटरवल फॉर्म के बाद जो तीसरा चीज होता है, इसको हम बोलते हैं, थर्ड नाम जो है इसको हम देते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म।
तुम ये सारा चीज जो देख रहे हो, ये रूम में बैठ के देख रहे हो, इसके अंदर घुस के देखोगे ना माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, तो कुछ अलग दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। दूसरा फॉर्म हम लेंगे बाद में, वेक्टर फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक, ये सिंपल फॉर्म है, 10 तक पढ़े हो, इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, बट इरोडो का कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म से नहीं बनेगा। ठीक, देखेंगे क्या होता है। कोई डाउट? कोई डाउट? देखो, रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। और हम सब कुछ को डेराइव करेंगे, बाद में चल के हम सब कुछ को डेराइव करेंगे। आज पहली क्लास है, इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, बम्बार्डिंग नहीं कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं R इज इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस होता है किसी बॉडी का रो इंटू एल बाई ए। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाई ए। ठीक, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई। एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ along the flow of current, length along the flow of current। लेंथ किस में लेना है? along the flow of current हमेशा। ये क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए सेम बॉडी का अगर कॉपर का है, और कॉपर के मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग शेप एंड साइज में, तो हर एक कॉपर के लिए रो क्या होगा? सेम होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉपर की रेसिस्टिविटी सबके लिए सेम है, लेकिन चूंकि सबका लेंथ और एरिया अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। सो रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है, रेजिस्टेंस में क्या चाहिए? एक तो मटेरियल चाहिए, ये प्रॉपर्टी किसका है? मटेरियल का। और ये क्या है? उसका शेप एंड साइज है। जबकि ये जो प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, वो सिर्फ मेटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसलिए दो कॉपर बॉल हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है, इसलिए बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, कंप्लीट बॉडी, मटेरियल भी और शेप एंड साइज भी, सब पे डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी इज ऑफ मटेरियल, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब इसका मतलब समझो, रो एल बाय ए का मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये है, रो एल बाय ए का मतलब ये है, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्यूबॉइड के शेप में। अगर हम यहां और यहां बैटरी लगाएं, लेफ्ट और राइट, हम लेफ्ट और राइट में अगर हम बैटरी लगाएं, बैटरी को हम क्या करें? हम इसके लेफ्ट में और राइट में लगा दें, इस तरह से। ठीक है, हम क्या करें? इसको ऐसे लगा दें। ठीक है, लेफ्ट से करंट एंटर कर रहा है, राइट से निकल रहा है, लेफ्ट से करंट एंटर कर रहा है, राइट से निकल रहा है। उस केस में ये कहलाएगा लेंथ, ये कहलाएगा लेंथ, लेंथ अलोंग द करंट फ्लो, और ये कहलाएगा एरिया। और हम ऊपर और नीचे लेंगे, ऊपर से करंट आ रहा है, नीचे से जा रहा है, तो लेंथ अलोंग द हीट फ्लो ये होगा, लेंथ अलोंग द हीट फ्लो ये होगा, एरिया इधर, एरिया इधर। अगर हम यहां से लें, अपने तरफ से एंटर कराए और तुम्हारे तरफ इसको निकाल दें, इधर यहां से आए, यहां से जाए, यहां से एंटर करे, यहां से निकले, तो क्या होगा? लेंथ होगा, लेंथ होगा ये, और एरिया होगा नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ, समझो। और इस तरह से है कोई क्यूबॉइड, ये है लेंथ L, ये विथ B, ये हाइट H। अगर ये करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से एंटर कर रहा है, राइट से निकल रहा है, तो उस केस में
रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय बी एच। ये पाथ 1 के लिए होगा। अगर पाथ 2 होता ऐसे ऊपर से आता और नीचे से निकल जाता, ये पाथ 2 के लिए अगर लेते तो R2 लेते हम, रो L का मतलब कितना हो जाता बताओ, H हो जाता, H बाय एरिया होता बेस का, या ये बेस ये लेते L इंटू बी, L इंटू बी। तो याद रखना, तुमसे पूछ सकता है कि किसके अलोंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, किसके अलोंग मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। तो अगर तुमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो लेंथ को मैक्सिमम रखना, एरिया को मिनिमम रखना। और अगर तुमको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो लेंथ को मिनिमम रखना, एरिया को मैक्सिमम रखना। ठीक है। अब देखो, अगर तुम कभी ऐसा करो तो अब ऐसे एक वायर है ऐसे करके, और इसकी रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, इसकी रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां, इसकी लेंथ है L, कुछ रेडियस होगा R, इसकी रेजिस्टेंस है R। अब तुम क्या करते हो, इसको एलोंगेट कर देते हो। तुम इस वायर को खींच के एलोंगेट कर देते हो n टाइम्स, उसकी लेंथ कितनी कर देते हो, n टाइम्स। अब तुम इसको खींचते हो और उसकी लेंथ को कर देते हो n टाइम्स, n टाइम्स। सेम थिंग इज एलोंगेटेड, इसको तुमने क्या किया, एलोंगेटेड कर दिया ऐसे करके, n टाइम्स ऑफ L। तो इसकी रेजिस्टेंस अगर R थी, इसकी हो जाएगी n स्क्वायर R। इसकी रेजिस्टेंस कितनी जाएगी, n स्क्वायर R। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। तुम्हारा वॉल्यूम कंजर्व है, जो वॉल्यूम इस वायर का था वही वॉल्यूम इस वायर का है। इसका अगर तुमने लेंथ को, इसका एरिया अगर A था, अगर तुमने लेंथ को n टाइम्स किया है, एरिया हो जाएगा A बाय n टाइम्स। क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व है L इंटू A, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इज A बाय n इंटू NL। वॉल्यूम जो है कंजर्व है। तुम यहां उसको ये भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दो, रो L स्क्वायर बाय AL। ना AL क्या है, वॉल्यूम है, AL क्या है, वॉल्यूम है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये दोनों कंजर्व है, तो सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल होगा, L स्क्वायर के। तो इसका मतलब है तुम्हारा रेजिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, n स्क्वायर R हो जाएगा। बिकॉज दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहा है, लेंथ हो जा रहा है n टाइम्स और एरिया हो जा रहा है। सो न्यूमरेटर बिकम्स n टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम्स 1 बाय n टाइम्स, सो नेट थिंग बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स। ठीक, कर सकते हो। हम इसमें देखेंगे और चीजें कैसे करते हैं। अब देखो, बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, वो क्या काम करता है, और उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक, बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है। सो देखो, सेल क्या होता है, सेल जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, बट हम दोनों को सेम लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, गैल्वेनिक सेल, लेक्लेंचे सेल, डेनियल सेल, लाइक दैट। उसमें क्या होता है, एक नस्ट इक्वेशन होता है और वो कुछ गिव्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में वो EMF जनरेट करता है। तो वो सब तुमने पढ़ा है। होता क्या है बेसिकली, समझो बैटरी कैसे काम करता है। बैटरी होता है, नहीं पढ़ा है सर, अभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे, कोई बात नहीं। कभी तो पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा। हम अगर केमिकल सेल की बात करें, सेल बहुत टाइप के होते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल होता है, सोलर सेल होता है,
थर्म आयनिक सेल होता है, केमिकल सेल तो है ही, मैनुअली सेल भी क्रिएट किया जा सकता है, बहुत सारा सेल क्रिएट किया जा सकता है। होता क्या है इसमें समझो, बेसिकली समझो ये एक सेल है और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स एक रिएक्शन करते हैं और वो रिएक्शन कुछ इस फॉर्म में होता है, A + B गिव्स C + D-। ठीक है, ऐसा कुछ सेल होता है। ये कुछ रिएक्शन देता है और ये आयंस क्रिएट करता है। पॉजिटिव आयन यहाँ क्रिएट कर देता है और नेगेटिव आयन यहाँ क्रिएट कर देता है। एवं जब ये आयंस क्रिएट करता है तो इसके अंदर एक फील्ड होता है जनरेट, इसके अंदर एक फील्ड जनरेट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, तुम समझ सकते हो। इसके अंदर एक फील्ड होगा, इसके अंदर एक फील्ड होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, बिकॉज दिस कम्स इन इक्विलिब्रियम, दिस कम्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो क्या होता है कि इसके अंदर एक फील्ड होता है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह सकते हैं। इसके अंदर फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक पर्टिकुलर फील्ड बनने के बाद किसी और आयंस का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप करता है ये आयंस का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है? क्योंकि इसमें जो है रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में चला आता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट यूज होके चार्ज क्रिएट करता है, ये इनपुट है तुम्हारा, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट क्या है तुम्हारे इनपुट हैं, और ये दोनों रिएक्ट करके इसको बनाते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी का डिस्चार्ज होना। बैटरी का डिस्चार्ज होना, जैसा अभी मेरा जो है मोबाइल जो है उसमें क्या हो रहा है, हम मोबाइल यूज करते हैं तो ये बैटरी डिस्चार्ज होता है, यानी फॉरवर्ड मूव करता है। जब उसको चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये बैकवर्ड मूव करता है, तब ये आयन वापस ए और बी बनाता है। तो जो रिचार्जेबल बैटरी होता है उसमें 2 वे प्रोसेस होता है। ड्राई सेल जो होता है नॉन रिचार्जेबल, उसमें 1 वे प्रोसेस होता है। खैर जो भी है, ये इक्विलिब्रियम में था। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं और इसको, तो यहाँ पर प्लस ये है, यहाँ माइनस, हम एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं और इसको ऐसे करके हम जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, चूंकि इस कंडक्टिंग वायर के एक एंड पे ये कंडक्टिंग पार्ट्स को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इसमें एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर भी एक फील्ड जो है क्रिएट हो जाएगा ऐसे करके। तो होगा क्या, यहां से पॉजिटिव चार्ज उठेगा, इस पे चलेगा और इस नेगेटिव चार्ज से मिलकर इसको नलीफाई कर देगा। यहां से पॉजिटिव चार्ज कोई अब रास्ता मिल गया है, अब रास्ता मिल गया है, ये ऐसे चलेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा, इस नेगेटिव चार्ज से मिल जाएगा। यानी जितना चार्ज यहां था और जितना चार्ज यहां था मैग्नीट्यूड वाइज, अब यहाँ चार्ज कम हो गया, यहाँ चार्ज कम हो गया, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितना होना चाहिए राइट साइड में उतना नहीं, उससे कम है। जैसे ये कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, क्या होगा, इसका एक और एटम ए और बी का एक और मॉलिक्यूल जो अभी तक जो अब तक रिएक्ट नहीं किया था, अब वो रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके एक और प्लस और माइनस क्रिएट करेगा जो यहाँ पे इसको रिप्लेनिश कर देगा। जैसे ही ये एक प्लस क्यू यहां से निकलेगा और यहां इसको नलीफाई करेगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा डिस्टर्ब होगा कि राइट साइड वाला लैगिंग हो गया। लैगिंग क्यों हो गया, राइट साइड में कंसेंट्रेशन था प्लस और माइनस का, वो डिस्टर्ब हुआ, तो ये एक और रिएक्शन, एक और मॉलिक्यूल या एटम, एक और रिएक्शन होगा, जितना घटा था यहां पर यहां पे, वो बना के इसको रिप्लेनिश कर देगा।
अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, जो चार्ज यहां से उठ के यहां आया, जो चार्ज यहां और यहां कम हुआ, उसको ये ए और बी मिलके क्या करेगा, रिप्लेनिश कर देगा। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये चार्ज यहां से चल के यहां तक पहुंचा, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, दिस द नेचुरल प्रोसेस। इस प्लस क्यू चार्ज का यहां से यहां जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। क्यों? चार्ज स्पॉन्टेनियसली फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, विदाउट एनी एफर्ट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल था, ये अपने आप फ्री फॉल में गिरेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम ये समझ रहे हैं फिजिक्स में कि जब ये प्लस यहां से उठ के यहां आया, मैंने फिर देखा यहां प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये प्लस चार्ज जब यहां से चल के यहां तक गया, इससे मिला, यहां एक प्लस चार्ज घट गया, यहां एक माइनस चार्ज घट गया, यहां एक प्लस चार्ज घट गया, यहां एक माइनस चार्ज घट गया। बैटरी ने यहां से इस न्यूट्रल में से प्लस चार्ज को उठाया, बैटरी ने इस प्लस क्यू चार्ज को उठाया जो यहां से यहां तक गया था और वापस यहां डाल दिया। इसीलिए यहां पे माइनस चार्ज वही रह गया और यहां प्लस चार्ज वही रह गया। ये प्लस चार्ज अपने आप गया यहां से यहां तक, बट यहां पर जाने के बाद इस बैटरी ने क्या किया कि इस प्लस चार्ज को जो यहां से यहां तक अपना रास्ता नेचुरली कंप्लीट किया था, अब उसको बाय फोर्स कंप्लीट करा रहा है, कह रहा है कि तुम यहां पर आ गए हो, अब तुम यहां जाओ। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट टू राइट। इस प्लस क्यू चार्ज को मूव कराना है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बाहर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या था, बाहर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कर रहा था, इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा था। बट अंदर में अगर मूव कराना चाहोगे तो देखो प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है और तुम प्लस चार्ज को यहां से यहां ले आना चाह रहे हो उसके ऑपोजिट, तो बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम कौन करता है? बैटरी करता है। इसका मतलब है बैटरी को यहां पर समझो, बैटरी को यहां पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स बाय बैटरी, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन Q इंटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक, तभी वो उसको मूव करा पाएगा, अदरवाइज मूव नहीं करा पाएगा। क्योंकि यहां पर ये इसका नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यहां से यहां गिरना नेचुरल प्रोसेस था, यहां से यहां जाना नेचुरल प्रोसेस नहीं है। हम कहते हैं इस प्रोसेस में बैटरी ने, इस फोर्स ऑफ द बैटरी ने वर्क किया होगा, यहां से यहां ले जाने में फोर्स ऑफ द बैटरी ने वर्क किया होगा, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from its negative plate to its positive plate against the electrostatic force existing there is called electromotive force, EMF. मैं इसको पहले लिख रहा हूं फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वर्क डन बाय द सेल in moving a unit positive charge from its negative plate to positive plate against the existing electrostatic field inside it is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां फोर्स एक मिसलीडिंग वर्ड है, यहां फोर्स एक मिसलीडिंग वर्ड है, दिख रहा है फोर्स बट फोर्स है नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, ये मिसलीडिंग वर्ड है। ठीक, अब समझो इसका एनालॉजी समझो, एनालॉजी समझो, और हम वहां एक नया टर्म जो है डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या है देखो, मान लो मेरे पास एक टैंक है, मेरे पास एक वाटर टैंक है, ठीक है।
मेरे पास यहां पर एक वाटर टैंक है, यहां पानी भरा हुआ है, एक टंकी है, उसका कुछ हाइट है, उसमें पानी भरा हुआ है। यहां पर एक दूसरा टैंक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस टैंक को मैं इस टैंक से जोड़ रहा हूं। तो क्या होगा, वाटर अपने आप नीचे आएगा, वाटर अपने आप नीचे, जो बिकॉज मास फ्लोज फ्रॉम हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू लो ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली। यहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां कम है, ये तो अपने आप फ्लो करेगा। ये वही हो रहा है जो यहां से यहां हो रहा था, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज अपने आप मूव करेगा। तो ये जो टंकी ये खाली होगा और ये पानी इसमें जाएगा। बट तुम क्या चाहते हो कि जितना पानी इसमें था इसमें रहे, और जितना पानी इसमें था इसमें रहे, दोनों का लेवल मेंटेन रहे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक मोटर यूज करना पड़ेगा, एक पंप यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज ए पंप, एंड दैट पंप इज गोइंग टू, दिस इज ए पंप, this is a pump, and that pump is going to lift the water from here and put it here. ठीक है, ये जो प्रोसेस था इसके गिरने का, ये नेचुरल प्रोसेस था, बट ये जो प्रोसेस को लिफ्ट करने का, ये अगेंस्ट द नेचर है। ये अपने आप गिर रहा था, बट इस पंप को क्या करना पड़ रहा है, इट हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इन लिफ्टिंग इट एंड पुटिंग इट बैक। और ये तभी लिफ्ट और बैक कर पाएगा जब इसका फोर्स mg से ज्यादा होगा, नहीं तो लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा। दिस वर्क डन बाय द पंप, दिस वर्क डन बाय द पंप पर यूनिट मास, this work done by the pump per unit mass in maintaining the water level, इसका और इसका वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, that would be called gravitomotive force, gravitomotive force, GMF, gravitomotive force, GMF। now ये जो फोर्स था वो तो ग्रेविटी का फोर्स था, जो ये फोर्स था वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, कंजर्वेटिव फोर्स था। बट यहां से इसको जो लिफ्ट करके डाल रहा है वो कौन सा फोर्स है, कुछ भी हो सकता है। मैं उसको बकेट से उठा के डाल दूं तो वो फोर्स भी हो सकता है, मैं उसको बकेट से उठा के डाल दूं, पंप उसको उठा के डाल दे, एक घोड़ा है वो उसको डाल दे, मैं इसको प्रेशर के यूज से लिफ्ट करके डाल दूं, वैक्यूम क्रिएट करके, मैं इसको सक कर लूं, मैं इसको बर्नौली इक्वेशन के थ्रू जो है, जो कहते हैं सिफॉन के प्रिंसिपल से खींच लूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो इस फोर्स का नेचर कुछ भी हो सकता है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। बैटरी के अंदर जो चार्जेस ने फील्ड क्रिएट किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, बट बैटरी का फोर्स जो है केमिकल फोर्स हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स पॉसिबल है, विंड फोर्स पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। कोई भी मैकेनिज्म जो इस चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर कर दे या चार्ज यहां क्रिएट कर दे। इवन लाइट हो सकता है, लाइट यहां गिरता है और चार्ज क्रिएट होता है, फोटोवोल्टाइक सेल वहां भी होता है। तो याद रखना, हम इस पे फिर से बताएंगे इसको डिटेल में। अंदर में ये काम करता है अगेंस्ट द नेचर, ठीक है। तो याद रखना, वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज ईएमएफ। ईएमएफ एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ईएमएफ क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर बैटरी का। हालांकि एज के साथ जब बैटरी पुराना होता है तो उसका ईएमएफ घटता है, लेकिन एक ईएमएफ जो होता है वर्क डन बाय पर यूनिट सेल होता है। तो होता क्या है, सेल का सिंबल ये होता है, सेल का सिंबल ये होता है। सेल में हम तीन चीजें डिफाइन कर रहे हैं, एक हम सेल में तीन चीजें डिफाइन कर रहे हैं, एक ईएमएफ, दूसरा वर्क डन और तीसरा पावर। ठीक, हम सेल में तीन चीजें डिफाइन करेंगे, एक वर्क डन, एक ये और एक पावर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, कोई डाउट?
देखो सेल का सिंबल ये होता है। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल सेल की। आइडियल सेल का मतलब क्या होता है सो समझो। आइडियल सेल का मतलब होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? उसके अंदर जो मटेरियल है, उसके अंदर जो मटेरियल है, केमिकल है या जो भी चीज है, उसका अपना जो स्ट्रक्चर है, वो जिस चीज से बना है वो भी तो कुछ रेजिस्टेंस उसका भी तो है। उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, वो जिस चीज से बना है उसकी रेजिस्टेंस बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज नेसेसरी इविल। एक इविल है जो नेसेसरी है। क्यों है? तुम चाहते हो इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो कुछ डालो ही मत। एक ऐसा केमिकल जिसमें कोई मटेरियल है ही नहीं, एक ऐसा बैटरी जिसमें कोई केमिकल देंगे ही नहीं, तो क्या होगा? ईएमएफ ही नहीं होगा। ईएमएफ ही नहीं होगा। अगर केमिकल ही नहीं देंगे, रेजिस्टेंस, अगर केमिकल कुछ डालेंगे ही नहीं तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, बट ईएमएफ भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ईएमएफ तो बनाना है तो मेटल तो देना पड़ेगा, और जब भी देंगे तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस है ही रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस होगा। तो इट इज नेसेसरी इविल, वो आएगा ही आएगा। ठीक है। अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है मान लेते हैं आइडियल सेल, इसमें क्या होता है? इसका सिंबल इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं पी साइड, इसको बोलते हैं एन साइड, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। ठीक है। यहां पर समझो, ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। तो पहली बात ये समझ लो, जब भी तुम इधर से इधर जाओगे, इसका ईएमएफ कितना है? ई। जब भी तुम इधर से इधर जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल लोगे प्लस ई। चेंज इन पोटेंशियल क्या लोगे? प्लस ई। और जब भी तुम इधर से इधर जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल कितना लोगे? माइनस ई। जब भी तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा प्लस ई से, और जब भी माइनस से प्लस जाओगे, प्लस से माइनस जाओगे, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए माइनस ई लेते हैं। तो तुमको देखना होगा तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। पहला चीज ये समझ लो। दूसरा, अगर कभी ऐसा हो कि इस सेल ने क्यू चार्ज, ईएमएफ है ई, इसने क्यू चार्ज सप्लाई किया, इसने कितना चार्ज सप्लाई किया? सप्लाई मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट ने चार्ज सप्लाई किया, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ने सप्लाई किया पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज में आ रहा है नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज से चार्ज निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में चार्ज आ रहा है। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सॉरी डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। याद रखना, सेल का जो काम है वही वो कर रहा है। सेल का काम क्या है? सेल का काम है तुमको पावर देना, तुमको चार्ज देना। तो इसकी पॉजिटिव प्लेट अगर चार्ज दे रही है, अगर इसकी पॉजिटिव प्लेट चार्ज दे रही है, इसका मतलब कि वो अपना काम कर रहा है, वो इस प्रोसेस में इसका केमिकल एनर्जी खर्च हो रहा है। ये इसकी केमिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। अगर इसमें इंस्टेंटेनियस करंट है आई, अगर इसमें इंस्टेंटेनियस करंट है आई, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रहा है और नेगेटिव प्लेट में करंट आ रहा है, इस केस में वर्क डन बाय बैटरी होता है। अगर डेल्टा क्यू चार्ज दे चुका है, अगर डेल्टा क्यू चार्ज दे चुका है, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है ईएमएफ इनटू डेल्टा क्यू। वर्क डन बाय बैटरी, याद रखना, वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। यहां पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी होता है रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। ई तो कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? करंट। तो कितना हो जाएगा? ई इंटू आई। ई इंटू आई बताता है द रेट एट विच द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय, द रेट एट विच द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द सिस्टम। पावर क्या होगा? ईएमएफ इंटू करंट। बिकॉज करंट यहां से निकल रहा है, इसीलिए
पावर इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, बैटरी सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, इस प्रोसेस बोलते हैं डिस्चार्ज। उल्टा कर दो, पॉजिटिव चार्ज में करंट या चार्ज को आने दो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बैटरी। थर्ड, अगर इस तरह से है, यह है EMF E, डेल्टा क्यू चार्ज यहां आ रहा है या करंट इसमें आ रहा है, और ये कैसे आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में एक दूसरा बैटरी लगा है जो इससे ज्यादा पावरफुल है। ये चाहता था करंट क्लॉकवाइज देना, एंटी क्लॉकवाइज देना, वो चाहता था क्लॉकवाइज देना, वो ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो इसको चार्ज कर रहा है। ये बैटरी चार्ज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका पॉजिटिव प्लेट चार्ज दे नहीं रहा है, इसका पॉजिटिव प्लेट चार्ज ले रहा है। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द सेल, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल। इस प्रोसेस में वर्क इज डन ऑन द बैटरी, ये स्टोर हो रहा है। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी इज नॉट गिवन बाय द सेल, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सेल। तो इस केस में होता है वर्क डन ऑन द सेल, ऑन द बैटरी, ऑन द सेल इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा क्यू, एंड पावर डिलीवर्ड ऑन द सेल, the rate at which energy is stored in the cell, power on the cell, E into I। हम इन सबको यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने में। हम हर केस में प्रूव करेंगे कि जिस रेट से बैटरी वर्क करता है वो रेट या तो कैपेसिटर में स्टोर होता है उसी रेट से, या फिर उस मोमेंट पे द पावर हमेशा कंजर्व, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। जिस रेट से बैटरी वर्क कर रहा है वो कहीं स्टोर हो रहा है और कहीं हीट बन रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट? सर सेकंड वाला पॉइंट फिर से समझा दो। ये देखो, सेकंड वाला पॉइंट ये ना देखो, देखो होता क्या है कि ये कोई सेल है, इसको मैंने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, करंट कितना होगा बताओ? ये तो 10th में पढ़े हुए तुम लोग। करंट कितना होगा किसी को पता है? E बाय आर, E बाय आर। अच्छा, वर्क पावर, और हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय, रेट एट विच एनर्जी इज, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय सेल। ये होता है, कितना बोले थे? E इंटू आई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है ना, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जब निकलता है तो बैटरी वर्क करता है, और जब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज एंटर करता है तो बैटरी पे वर्क होता है, मतलब बैटरी एब्जॉर्ब करता है। तो बैटरी इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दे रहा है। किस रेट से? E इंटू आई। E इंटू आई मीन्स व्हाट? E स्क्वायर बाय आर। सिस्टम में और तो कुछ है नहीं, कहीं सिस्टम में और तो कुछ है नहीं, ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये बन जाएगा पावर। पावर इन द रेसिस्टर होता है V स्क्वायर बाय आर, यानी कितना हो गया? E स्क्वायर बाय आर। चलो मैं इसको फिर से बताता हूं, समझना। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ लो अच्छे से। हम ये कह रहे हैं, अगर ये एक सेल है, इसका EMF E है। EMF का डिफिनीशन होता है, EMF का डिफिनीशन वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। यानी वर्क डन बाय बैटरी होता है EMF इंटू Q,
Q इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी. इसको डिफरेंशिएट कर दो, dWb by dt, EMF is a constant into dQ by dt, that is power delivered by the battery is equal to E into I. तो समझो एक तो ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है. ये बताता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट तक, जिस मोमेंट तक उसने Q चार्ज सप्लाई कर दिया था. अगर किसी बैटरी के पॉजिटिव प्लेट ने Q चार्ज सप्लाई कर दिया था, यानी उस बैटरी ने वर्क डन किया, यानी हम क्या जो है कहेंगे, बैटरी की केमिकल जो है, केमिकल जो ये है एनर्जी इस अमाउंट से डिक्रीज कर गई और सिस्टम को सप्लाई हो गई. सिस्टम मीन्स बाकी रेजिस्टेंस और जो भी है. इस बैटरी ने सिस्टम को अपनी केमिकल एनर्जी घटा के एनर्जी दिया. कितना दिया? E इंटू क्यू. उसी तरह से अगर यहां करंट है I, इस मोमेंट पे हर सेकंड कितना जूल पर सेकंड, किस रेट से, किस वाट से, कितने वाट से ये सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, वो होता है E इंटू आई. ठीक है. तो जब भी पॉजिटिव प्लेट चार्ज सप्लाई करता है, हम कहते हैं बैटरी सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, क्योंकि उसका काम है, ये डिस्चार्ज हो रहा है. इस प्रोसेस में ये क्या हो रहा है? इन दिस प्रोसेस इट गेट्स डिस्चार्ज. इन दिस प्रोसेस it gets discharged. Therefore chemical energy decreases and gets converted into electrical energy. ये यहां से इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है. इस रेट से ये क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ सिस्टम. ये एनर्जी सिस्टम को दे रहा है. दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है. यही इसमें से कुछ पार्ट बनेगा, हम देखेंगे बाद में चल के. ये वर्क डन बाय बैटरी होता है. बैटरी का वर्क डन होता है EMF इंटू क्यू, क्योंकि EMF का डिफिनेशन ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और वर्क याद रखना, देखो दो चीजें हैं, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है EMF. दोनों में फर्क क्या है? पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज. पढ़े थे ना? Yes. EMF होता है वर्क डन बाय चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उसके लिए डिफाइंड होता है जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है. पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का डिफाइंड होता है. फ्रिक्शन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. डिसिपेटिव फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. लेकिन वर्क सबके लिए डिफाइंड होता है. फ्रिक्शन का वर्क डिफाइंड है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिफाइंड है, बट फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. इसीलिए बोल रहे हैं ये जो टर्म है अलग है, ये अलग है, ये कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव. ये पूरे साइकिल में हमेशा जीरो आएगा. पूरे साइकिल में घूम जाओ, सम ऑफ पोटेंशियल जीरो आएगा. क्यों आएगा? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो पूरे लूप में जीरो होना चाहिए. लेकिन EMF जीरो नहीं भी आ सकता. क्यों दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है, वो तुमको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. कहते हैं इट्स बेटर टू वॉक द पाथ देन टू टॉक द पाथ. हम कितना ही पढ़ाएंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा ना, क्वेश्चन आएगा सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. बट ये सब जो है समझ लो, सेल को लेकर के बता देते हैं. वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद इन द सेल पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं EMF. तो EMF यहां पर क्या हो रहा है? इसका मतलब है बैटरी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द सिस्टम. ठीक. इसका उल्टा होगा तो क्या होगा? बैटरी इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम. इसमें क्या हो रहा है? बैटरी अपना एनर्जी घटा के सिस्टम को एनर्जी दे रहा है जो यूज हो सकता है. यानी वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव. अगर ये उल्टा होता तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या बोलते हैं? नेगेटिव.
वर्क डन बाय द बैटरी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि वर्क बैटरी कर रहा है। वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। अगर ये उल्टा होता तो वर्क डन ऑन द बैटरी पॉजिटिव होता, वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव होता। वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव होता। समझो इस बात को। मेरे पास ऐसा एक सर्किट आ, अभी तक सर्किट पे नहीं आए हैं। ये है 2 बैटरी और एक रेजिस्टेंस 2E और R। अगर इससे करंट निकालेंगे, अभी तो नहीं निकाल रहे हैं, बाद में बताएंगे करंट कैसे निकालेंगे, किरचॉफ लॉ जब बताएंगे। इसमें करंट आएगा इस तरह से। ये चाहता था करंट भेजना कैसे, ये चाहता था करंट भेजना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं, सुनो एक काम करते हैं, अभी हमको लेना नहीं चाहिए लेकिन ले रहे हैं, चलो मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। मान लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है I। सपोज द करंट इज फ्लोइंग I। एक बार पूरे लूप में घूम जाते हैं, या पूरे लूप में घूम जाते हैं। यहां से यहां क्या लेंगे 2E। क्यों, क्या बताया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव 2E। यहां से यहां कितना लेंगे -IR। क्यों लेंगे, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। यहां से यहां +2E, यहां से यहां -IR और यहां से यहां फिर -E। समझ रहे हो, यहां से यहां गए, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो चेंज कितना हो गया +2E। यहां स्टार्ट किए, इस कॉर्नर से स्टार्ट किए, यहां से यहां गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज हुआ। यहां से यहां गए, फिर करंट के डायरेक्शन में गए हैं, ड्रॉप होगा -IR। यहां से यहां गए, नेगेटिव प्लस से माइनस इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां से वही पहुंच गए ना, तो यहां से आएगा I इक्वल टू E/R। I इक्वल टू कितना आएगा E/R। अब सोचो, इस ये बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रहा है। ये बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसके पॉजिटिव प्लेट में करंट जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हम प्रूव कर सकते हैं एनर्जी कंजर्व है। देखो हम प्रूव कर रहे हैं एनर्जी कंजर्व है। कैसे, देखो वर्क डन ऑन सेल 2E, वर्क डन बाय सेल्फ 2E। ये किस रेट से वर्क कर रहा है, कितना हो जाएगा I इंटू 2E। ये किस रेट से वर्क कर रहा है, I इंटू 2E, प्लस या माइनस, प्लस। ये किस रेट से वर्क कर रहा है, I इंटू 2E। ये किस रेट से वर्क कर रहा है, पावर ले रहे हैं, पावर डिलीवर्ड बाय E माइनस I इंटू E। क्यों माइनस, वर्क हो रहा है, इस पे वर्क हो रहा है। देखो ये जिस रेट से वर्क कर रहा है ना, वर्क तो पॉजिटिव वर्क सिर्फ यही कर रहा है, ये 2 चीजों में जा रहा है, कुछ तो यहाँ हीट बनेगा और कुछ इसमें जमा हो जाएगा। यही सेल अकेला इस यहाँ हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और इसको चार्ज भी कर रहा है। इस पूरे सिस्टम में यही एक है जो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सिस्टम को एनर्जी दे रहा है। ये भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके हीट बना रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, अपने अंदर उसको स्टोर कर रहा है। इसका सम, इन दोनों के सम इक्वल आएगा। और ये सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर सब में आएगा, हर जगह आएगा। और इसका प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। यहाँ ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसमें कितना होगा, पावर डिलीवर्ड एज हीट कितना आएगा, I स्क्वायर R। I स्क्वायर R मीन्स E स्क्वायर बाय R, या हाँ चलो I स्क्वायर। तो क्या इसका और इसका सम इसके इक्वल है? यस सर। क्या हम कह सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द सेल, समेशन ऑफ द वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, I इंटू E, और I का वैल्यू कितना था E/R, E स्क्वायर बाय R, और ये भी E स्क्वायर बाय R। नहीं होता
नहीं होता ऐसा, तो या तो ये गलत होता, यानी हमारा फॉर्मूला गलत है, हमारा फॉर्मूला गलत, हमारा फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है। हमने एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिक्स में लगाया था, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे, हम जब एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिक्स में लगाते थे तो क्या लिखते थे, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ kx स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और क्या लिखते थे, और लिखते थे mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन सब का सम कांस्टेंट है, यही ना था। जब हम लिखते थे थर्मोडायनेमिक्स में तो क्या लिखते थे, डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू, हमने हीट दिया 10 जूल, डेल्टा क्यू कहाँ गया, दो चीजों में गया, कुछ तो वर्क डन किया डेल्टा डब्ल्यू, और कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हम लिखते थे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, कहाँ लिखते थे, थर्मोडायनेमिक्स में। ये किसका स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। हमने हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू, 10 जूल मैंने हीट दिया, मैंने 10 जूल हीट दिया सिस्टम को, और सिस्टम ने मुझे वर्क दिया, सिस्टम ने वर्क किया 4 जूल, 6 जूल कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गया, कंजर्व तो रहेगा ही। हमने बर्नौलीज थ्योरम में लिखा था P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। कहाँ से आया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया था। हमने मैकेनिक्स में लिखा था U समेशन ऑफ, या हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, जो भी है इंटरनल एक्सटर्नल सबको जोड़ दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आया था, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो इस चैप्टर में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे छोड़ देंगे, इस चैप्टर में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे छोड़ देंगे, एनर्जी यहाँ भी कंजर्व होगा, फ्रिक्शन की जगह रेसिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन की जगह रेसिस्टेंस होगा, जो हम एक्सटर्नली एनर्जी देते थे उसकी जगह बैटरी होगा, वहाँ बैटरी होगा। हम किसी रस्सी की जो खींचते थे, अभी कौन खींच रहा है, बैटरी खींच रहा है। एनर्जी से बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा कंपेयर टू दूसरे मेथड के। हम प्रूव कर देंगे कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी तुम फॉर्मूला पढ़ते हो, सीरीज, पैरेलल, दिस एंड दैट, उसका एक और प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है, जितने भी वेज एक सिस्टम के पास हैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसमें वो वही सिस्टम लेगा, वही पाथ लेगा जिसमें उसका हीट डिसिपेटेड मिनिमम आएगा। सिस्टम नहीं चाहता है कि हीट डिसिपेट हो। समझो यहां एक रेसिस्टेंस है, यहां एक रेसिस्टेंस है, हमने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ये करंट जो यहां पे आएगा, ये पूरा का पूरा करंट यहां से निकल जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि यहां से यहां तक तो रेसिस्टेंस था ही नहीं, तो पूरा का पूरा करंट इस रास्ते से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि वो रेसिस्टेंस को अवॉइड करना चाहता है। वो तो हम समझ रहे हैं, वो रेसिस्टेंस को अवॉइड करना चाहता है, बट इसलिए निकल जाएगा क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर चाहता, वो हीट बचाना चाहता है। हीट का प्रोडक्शन वो नहीं चाहता, वो अपनी एनर्जी को बेकार जाने नहीं देना चाहता है। हर जगह एनर्जी से दूसरा वे निकलता है। एनर्जी के यूज से क्वेश्चन आसानी से बनता है। हर चीज अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि एनर्जी मिनिमाइज होता है। क्यों उतना ही करंट निकलता है, क्यों उससे ज़्यादा या कम नहीं, उससे करके देख लो, उससे ज़्यादा कम करके देख लो, हीट तुमको ज़्यादा निकलेगा। वो हीट को मिनिमाइज सब बताएंगे, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है क्लास, ठीक है। तो याद रखना सिर्फ इस बात को, बैटरी का काम है चार्ज देना। आइडियल सेल लिए अभी तक, रियल सेल नहीं लिए, रियल सेल भी लेंगे। रियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। इसका काम है बैटरी को, इसका काम है चार्ज देना। पॉजिटिव प्लेट का काम है चार्ज देना या करंट देना। अगर वो चार्ज Q दे चुका है यानी वो वर्क डन कर चुका है, सिस्टम को एनर्जी दे चुका है, Q इंटू E EMF। और हीट जो किसी इंस्टेंट पे वो जिस रेट से वर्क कर रहा है वो होता है EMF इंटू इंस्टेंटेनियस करंट जो उससे निकल रहा है, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और हम बता देते हैं दैट
2 टॉपिक इसमें, पहले तो हम सब कुछ बता देंगे, उसका पॉइंट फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, सारा कुछ। उसके बाद आरसी सर्किट और क्या बोलते हैं उसको, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये कर देंगे। उसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है। और नोट्स हम बना लिए हैं, बहुत सारा उसमें डाल दिए हैं, बट अभी बहुत सारा चीज़ डालना बाकी है, तो हम पार्शियल नोट्स भेज सकते हैं, फिर जो होगा पेज उसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो हम सोच रहे थे पूरा कंप्लीट करके भेजते, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।